Hello everyone, good evening. Welcome to my Imperial Chemistry Explorers. Today we are going to discuss about some basic concept of solution. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन के बारे में कहा जाता है इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी दो या दो से अधिक वस्तुओं के सामंगी मिश्रण को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग substances is called solution. जैसे हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल सुगर इन वाटर सॉल्यूशन, यानी दो या दो से अधिक वस्तुओं के वैसे मिश्रण जो आपस में अभिक्रिया ना करे, वैसे सामग्री मिश्रण जो आपस में अभिक्रिया ना करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो है दो फेजेस होते हैं। सॉल्यूशन के दो फेजेज होते हैं, फेजेज ऑफ सॉल्यूशन, फेजेज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो फेजेस होते हैं, टू फेजेस। फर्स्ट वन इज सॉल्वेंट, जिसको हम लोग विलायक कहते हैं। विलायक की खासियत यह है कि ये अधिक मात्रा में होती है और ये दूसरे वस्तुओं को अपने में घुला लेती है। ठीक है, तो अ फेज ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन प्रेजेंट इन more amount by mass, यानी इनका द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। द्रव्यमान का खास ख्याल रखेंगे। ठीक है, हम लोग मोल से नहीं चलते हैं, अमाउंट जो है यहाँ पर मोल से नहीं चलता, यहाँ द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट जो है इट डिजॉल्व्स अदर सब्सटेंसेस इनटू इट, ये अपने में दूसरे को घुलाता है, फॉर्मिंग सॉल्यूशन, ताकि सॉल्यूशन बना सके। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा शुगर इन वाटर सॉल्यूशन है, तो इन एबव एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं, एबव एग्जाम्पल या एबव सॉल्यूशन कहिए, एबव सॉल्यूशन वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम लोग दूसरी बात करेंगे सॉल्यूट। इट इज अ फेज ऑफ सॉल्यूशन, फेज ऑफ सॉल्यूशन present in less amount by mass, इनका द्रव्यमान कम होता है और it is being dissolved by solvent. फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे इन एबव सॉल्यूशन सुगर इज सॉल्वेंट, सुगर इज सॉल्यूट। शुगर क्या होगा, सॉल्यूट होगा। जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे सॉल्वेंट कहेंगे, जो कम मात्रा में होगा उसे सॉल्यूट कहेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे, किसी भी सॉल्यूशन में एक से अधिक सॉल्यूट हो सकते हैं। जैसे मान करके चलिए अगर हम लोग चीनी और पानी का शरबत बना दिए, ठीक है, उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिए, थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ दिए, तो ये सारे जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं जैसे नमक, नींबू, चीनी, ये सभी क्या हो गए, सॉल्यूट हो गए। बट सॉल्वेंट इज ओनली वन एंड द सॉल्वेंट इज हियर वाटर। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है दो कंपोनेंट का बना हुआ है, किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन। क्लियर है। और एक बात खास ख्याल रखेंगे
कि हमेशा सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वो वही होगा जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट है, यानी द फिजिकल स्टेट ऑफ solvent is same as that of solution is same as that of solvent। क्लियर? यानी अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, और अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस होगा। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, या हम लोग कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहला हम लोग बांटते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पे कि हमारा सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट का बना हुआ है। तो बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट के नंबर के आधार पर हम लोग इसे दो भाग में बांटते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाय मतलब क्या होता है? दो। ये नरी शब्द जो है कंपोनेंट के लिए लिया गया है। तो वैसे सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट के बना होगा, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, यानी दो कंपोनेंट का बना है तो उसे क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे हमारा ऊपर वाला एग्जांपल है सुगर इन वाटर सॉल्यूशन। सुगर इन वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन। क्लियर है? दूसरा आ जाता है हमारा पॉलिनरी सॉल्यूशन। पॉली का मतलब मैनी, यानी इसमें ढेर सारे कंपोनेंट होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू कंपोनेंट्स। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू कंपोनेंट्स, यानी अगर दो से अधिक कंपोनेंट का बना है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल एयर। हमारा एयर जो है यानी हवा, एटमॉस्फेयर, हवा जो है वो ढेर सारे गैसेस का सामंगी मिश्रण है, इसे हम लोग पॉलिनरी सॉल्यूशन कहेंगे। ये हो सकते हैं, इट मे बी, है ना, टर्नरी। अगर टर्नरी सॉल्यूशन है तो हम लोग इसे कहेंगे कि ये तीन कंपोनेंट का बना है। क्वाटरनरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन है तो आप इसे कहेंगे कि ये चार कंपोनेंट का बना है। पेंटानरी सॉल्यूशन, यानी ये वैसे सॉल्यूशन है जो पांच कंपोनेंट के बने हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारा नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे सॉल्यूशन का बंटवारा है। ठीक है, तो एक बार फिर से सॉल्यूशन क्या होता है? ये होमोजेनियस मिक्सचर है, दो या दो से अधिक वैसे सब्सटेंस का जो आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसमें दो फेजेस होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं और ये दूसरे यानी सॉल्यूट को क्या करेगा? घुलाएगा और सॉल्यूशन बनाएगा। सॉल्यूट कम मात्रा में होता है और ये सॉल्वेंट के द्वारा घुलाया जाता है, यानी सॉल्यूशन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और एक बात का खास ख्याल रखेंगे, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट वही होगा जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पहला हम लोगों ने देखा बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला बाइनरी सॉल्यूशन, यानी दो कंपोनेंट का बना होगा। दूसरा पॉलिनरी सॉल्यूशन, ये दो से अधिक कंपोनेंट के बने होंगे। पॉलिनरी सॉल्यूशन हो सकते हैं आपके टर्नरी, क्वाटरनरी, पेंटानरी, हेक्सानरी, हेप्टानरी एंड सो ऑन। अगर हेप्टानरी है तो 7 कंपोनेंट का बना है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, पहला बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सेकेंड नंबर में देखेंगे बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के प्रकृति के अनुसार। ओके, तो ये दो प्रकार के होंगे, टू टाइप्स। पहला एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन जो है ये टर्म एक्वा से बना हुआ है, मीनिंग एक्वा मीन्स वाटर। क्या होता है? वाटर।
तो वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर होगा उसे क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। तो हम लोग कह सकते हैं ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, ए सॉल्यूशन इन विच solvent is water is called aqueous solution, aqueous solution। फॉर एग्जाम्पल बार बार आ जा रहा है सुगर इन वाटर सॉल्यूशन, सुगर इन वाटर सॉल्यूशन। ओके, तो ये हो गया आपका aqueous सॉल्यूशन। दैट इज यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट जो है वो वाटर होगा, तो इसे हम लोग aqueous सॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरा आता है नॉन aqueous सॉल्यूशन, वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर ना हो उसे हम लोग कहते हैं नॉन aqueous सॉल्यूशन। यानी ए सॉल्यूशन इन विच solvent is other than water, solvent is other than water is called non-aqueous solution, non-aqueous solution। यानी वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, जिसे मान करके चलिए हम लोग बात करते हैं इट मे बी, ये हो सकते हैं, इट मे बी। फर्स्ट वन अल्कोसोल, अल्कोसोल यानी यहाँ पर सॉल्वेंट इज अल्कोहल, सॉल्वेंट यहाँ पर दोस्तों अल्कोहल होगा। दूसरा एरोसोल, सॉल्वेंट यहाँ पर सॉल्वेंट इज एयर। एंड थर्ड इज बेंजोसोल, सॉल्वेंट इज बेंजीन, सॉल्वेंट यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन होगा। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो हमारा सी नंबर क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन को टोटल 9 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन और एग्जाम्पल। तो पहला नंबर हमारा सॉल्यूशन है सॉलिड घुला हुआ है लिक्विड में। सॉलिड यहाँ पर सॉल्यूट यहाँ पर सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। तो एक बार लिक्विड में सॉलिड घुला, एक बार लिक्विड में लिक्विड घुला और एक बार लिक्विड में गैस घुला, तो हम इसका नाम रखेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड किस में घुला हुआ है, लिक्विड में, तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। गैस किस में घुला हुआ है, लिक्विड में, तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से ये 3 हुए, 1 2 और 1 3, 4 5 6 7 8 और 1 9। तो ये तीनों जो सॉल्यूशन है ये लिक्विड में घुले हुए हैं, तो इन तीनों को हम लोग कह सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट कौन है, लिक्विड है। क्लियर है। तो अब बताइए सॉलिड किस में घुला हुआ है, लिक्विड में। शुगर इन वाटर, शुगर सॉलिड होता है ना, शुगर घुला हुआ है वाटर में। अल्कोहल लिक्विड होता है जो कि वाटर में घुला हुआ है, यानी लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ऑक्सीजन जो कि गैस होता है किस में घुला हुआ है, वाटर में, यानी लिक्विड में, तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये जो है ये सॉलिड सॉल्यूशन है, क्योंकि इसका सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है। तो सॉलिड एक बार सॉलिड में घुला, इसे हम लोग कहेंगे सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, जिसका एग्जांपल होगा कॉपर घुला हुआ है किसमें, गोल्ड में। तो पांचवा नंबर है लिक्विड घुला हुआ है सॉलिड में, यानी लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, एग्जांपल होगा मरकरी इन सोडियम, या इसे हम एमलगम भी कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट छठा नंबर गैस घुला हुआ है सॉलिड में, यानी गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, तो इसका एग्जांपल होगा हाइड्रोजन इन पैलेडियम, यानी हाइड्रोजन गैस है, पैलेडियम क्या है, सॉलिड है। और 7 8 9 हो गया गैस सॉल्यूशन, यानी सॉलिड घुला हुआ है गैस में, लिक्विड घुला हुआ है गैस में और गैस घुला हुआ है गैस में। तो गैस में तो गैस इन गैस, लिक्विड अगर गैस में है तो लिक्विड इन गैस, और अगर सॉलिड गैस में है तो सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जांपल देखिए, सॉलिड घुला हुआ है गैस में, यानी कैम्फर वेपर जो होता है वो आपका एयर में है। ठीक है, उसके कैम्फर यानी कपूर है ना, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में। ठीक है,
उसके बाद है लिक्विड घुला हुआ है किसमें, गैस में, यानी क्लोरोफॉर्म CHCl3, जिसका इस्तेमाल किडनैपर लोग करते हैं, है ना, किडनैपिंग के लिए बेहोश करके, है ना। तो क्लोरोफॉर्म जो वो लिक्विड होता है और ये घुला हुआ है किसमें, एयर में। नाउ हम लोग देखेंगे गैस इन गैस सॉल्यूशन, यानी एयर। तो एयर जो है ढेर सारी गैसेस का मिक्सर है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, गैस इन गैस सॉल्यूशन। ओके, अब हम लोग चले आते हैं नेक्स्ट नंबर है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रता। क्या होता है, सांद्रता। तो सांद्रता किसे कहते हैं हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो सांद्रता का मतलब है, सॉल्यूशन की बात अगर हम लोग करेंगे तो एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in a particular amount of solvent या solution हम लोग कह सकते हैं, solvent या solution is called concentration of solution, concentration of solution, concentration of solution। और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। जिससे पहला टर्म हमारा आता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100, यानी 100 में कितना है, 100 में कितना। तो द मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 मास ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम लोग कहते हैं मास परसेंटेज। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज W/W। तो बताइए परसेंटेज W/W ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का प्रतिशत। तो वेट ले लेंगे हम लोग सॉल्यूट का, डिवाइड करेंगे टोटल वेट यानी सॉल्यूशन के वेट से और मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से, क्लियर है। यानी एक बात का ख्याल यहाँ पे रखना होगा कि अगर सॉल्यूट का वेट हम ग्राम में लिए हैं तो सॉल्यूशन भी ग्राम में लेना पड़ेगा, अगर इसे आप केजी में लिए हैं तो इसे भी किस में लेना पड़ेगा, केजी में, क्लियर है। दूसरा नंबर आ जाता है एक एग्जाम्पल के लिए, मान लेते हैं 10% W/W aqueous solution of NaCl means 100 gram of solution contains 10 ग्राम ऑफ NaCl, यानी हर एक 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड कितना होगा, 10 ग्राम होगा। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं वॉल्यूम पर या मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सॉल्यूट को तौलते हैं और सॉल्वेंट को मापते हैं, सॉल्यूशन को मापते हैं। जैसे मान करके चलिए चीनी और पानी का शरबत बना लिए, ऑब्वियस सी बात है। तो चीनी को तो हम लोग तौलते हैं और शरबत को क्या करेंगे, नापते हैं, ठीक है। यानी 1 लीटर बना, 2 लीटर बना, तो हम लोग वॉल्यूम ले लेंगे सॉल्यूशन का और सॉल्यूट का क्या लेंगे, मास। यानी ये क्या है भाई आखिरकार, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ solute present in 100 volume of solution। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज। अब यहाँ W/W नहीं, W/V लेंगे। तो बताइए अगर परसेंटेज W/V निकालना है सॉल्यूट का, तो आप क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट ले लेंगे और ये वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग ग्राम में लेंगे और नीचे लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ले लेंगे मिलीलीटर में। दोनों का यूनिट कंपेरेबल होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय क्या, 100। तो ये हो गया आपका क्या, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ सॉल्यूशन ऐसे होंगे जहाँ पर सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। जैसे मान करके चलिए अल्कोहल को पानी में मिला करके हम लोग
मिक्सर बना दिए या सॉल्यूशन बना दिए। तो अल्कोहल को भी हम लोग मापते हैं और सॉल्यूशन जो बना उसको भी क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये नेक्स्ट हमारा टर्म होगा 3rd नंबर, तीसरा नंबर टर्म होगा हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, तो हम लोग कहेंगे इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट present in 100 volume of solution, 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज V अपॉन V, और परसेंटेज V अपॉन V इक्वल टू हो जाएगा परसेंटेज V अपॉन V ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट का वॉल्यूम प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, ये हो गया। हम लोग 4th नंबर आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होता है, ठीक है, और अगर वैसे केस में हम लोग प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत नेग्लिजिबल अमाउंट में आ जाता है। ठीक है, इन दैट केस हम लोग ppm का इस्तेमाल करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन represented by small p m. It is the number by parts of solute present in 1 million part of solution, 1 million parts of solution, यानी ppm बराबर होगा नंबर बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ये पार्ट्स को लेकर के स्टूडेंट्स घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 6 से। जैसे अभी हम लोगों ने परसेंटेज में पढ़ा, मास अपॉन मास परसेंटेज, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, उसी तरह से आप यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन रख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम तीनों को अलग अलग पढ़ते तो फिर 3 और कंसंट्रेशन टर्म बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा हमें सिलेबस को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए। तो वो ये हो गया है ना। तो हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, तो वैसे सॉल्यूशन के लिए जहाँ पे सॉल्यूट का मात्रा बहुत ही कम होगा, यानी हम लोग कहेंगे इट इज यूज्ड फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी बहुत ही पतला शरबत होगा। क्लियर है। तो ये हो गए फिजिकल मेथड्स टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये 4 मेथड्स जो आते हैं फिजिकल मेथड में आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं केमिकल मेथड। 5वां नंबर आ जाता है केमिकल मेथड में, हम लोग एंट्री ले लेते हैं, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी, सबसे पहली बात कि इसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखेंगे। ये आप लोग को इंटरमीडिएट एग्जाम में डेफिनेशन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा बढ़िया से इसे लिख देते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, घुला हुआ है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ
solution is called molarity। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा? तो मोलरिटी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट डिजॉल्व हैं। मान लेते हैं V लीटर सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास N मोल सॉल्यूट है। तो 1 लीटर में कितना होगा बच्चों? N अपॉन V। तो 1 लीटर में जितना मोल डिजॉल्व रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलरिटी। ओके, तो मोलरिटी इक्वल टू N अपॉन क्या हो जाएगा? V। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे बी जो बेस में लिखा हुआ है इसका मतलब है सॉल्यूट। अगर ए रहता तो हम उसे क्या समझते हैं? सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बताइए नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, वेट अपॉन मोलर वेट। ओके, तो यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल का यूनिट मोल और वॉल्यूम का लीटर। सो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या कैपिटल M भी लिखा होगा तो आप क्या समझेंगे? मोलरिटी समझेंगे। सपोज कर लेते हैं कोई सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी 1 है, तो सॉल्यूशन का नाम होगा मोलर सॉल्यूशन। अगर 1/10 है तो उसे हम डेसी मोलर कहेंगे, 1/100 है तो उसे सेंटीमोलर, अगर 1/1000 है तो इट इज मिलीमोलर सॉल्यूशन। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलरिटी। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। एक बात याद रखिएगा, मोलरिटी में, नॉर्मलिटी में हम लोग वॉल्यूम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग केजी पढ़ रहे हैं, यानी वेट पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बाकी सब में हम लोगों ने देखा डिवाइड करते थे सॉल्यूशन से, लेकिन यहाँ पे डिवाइड करना होगा आपको किससे? सॉल्वेंट से। ठीक है, तो मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 kg में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। ठीक है, तो मोलरिटी का यूनिट हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल का यूनिट मोल, और वेट का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी। सो मोल पर केजी। नाउ यूनिट ऑफ मोलरिटी इज मोल पर केजी। तो बताइए अगर मोलरिटी 1 रहेगा तो यहाँ पे मोलरिटी 1 था तो उसे मोलर कहे थे, यहाँ मोलरिटी 1 है तो इसे मोलल कहेंगे, ला। ओके, 1/10 है तो डेसीमोलर, 1/100 है तो सेंटी, और 1/1000 है तो इट इज मिली। इसी तरह से अगर मान करके चलिए 1/10/6 है, यानी 10 लाख, तो हम लोग उसे माइक्रोमोलर या माइक्रोमोलर सॉल्यूशन कहेंगे। एक बात याद रखिएगा, मोलरिटी इक्वल टू क्या था? नंबर ऑफ मोल्स, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा वॉल्यूम, सॉरी वेट, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। दैट्स वाई मोलरिटी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सो हम लोग कह सकते हैं मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एनी डाउट? यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कौन सा कंसंट्रेशन टर्म ये कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज नॉट डिपेंड्स अपॉन ये टेम्परेचर। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज नॉर्मलिटी, है ना, नॉर्मलता, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मलिटी। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो कि 1 लीटर में घुला हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखेंगे ये लीटर में होना चाहिए। तो यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा नॉर्मलिटी। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक बात और जानेंगे, उससे पहले एक टर्म और पढ़ लेते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे टर्म यहाँ पर आ गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है एक, एक में कितना, है ना। तो मोल फ्रैक्शन मतलब अगर टोटल सॉल्यूशन 1 मोल है तो उसमें सॉल्यूट कितना मोल है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। सॉल्वेंट कितना मोल है, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो नेक्स्ट टर्म हमारा 8 नंबर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना। तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट
to the number of moles of all components in the solution और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x। ओके, सपोज कर लेते हैं हमारे पास तो लेट अस कंसीडर a solution consist of, या फिर इससे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, है ना। मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ, कोई सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट हैं, कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स A and B having number of moles Na and Nb respectively। तो बताइए देन मोल फ्रैक्शन ऑफ A बराबर हो जाएगा Na अपॉन टोटल मोल कितना होगा Na प्लस Nb। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं एंड XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B बराबर हो जाएगा Nb अपॉन टोटल कितना Na प्लस Nb, है ना। तो ये हो गया। तो नोट में दो बातें लिखना जरूरी है। पहला, इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। रीजन, क्योंकि इट इज़ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़, दोनों मोल का रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ओके, दूसरी बात हम लोग देखेंगे, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all components of a solution is 1। यानी अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा 1 है। दो ही कंपोनेंट है तो हम लोग कह सकते हैं एक्स ए बराबर क्या होगा 1 माइनस एक्स बी, और हम लोग कह सकते हैं एक्स बी इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एक्स ए। अगर एक ही नहीं हो रहा है तो इन दोनों को जोड़ करके देखिए, एक्स ए प्लस एक्स बी, इन दोनों को जोड़िए एक आ जाएगा। क्लियर है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये कहता है कि अगर टोटल मोल एक है तो उसमें सॉल्यूट का कितना मोल है और सॉल्वेंट का कितना मोल है। तो जाहिर सी बात है जब टोटल एक ही है तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक ही ना आएगा। क्लियर है। तो किसी एक पार्टिकुलर क्वांटिटी का कितना मोल उसमें उपस्थित है, इफ टोटल मोल इज 1 देन इट इज सेड टू बी मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट और टोटल मोल्स का रेशियो है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें कुछ और टर्म्स जानना होगा, और वो ये है डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला, तो इसे आप चाहें तो याद कर सकते हैं या तो फिर सॉल्व कर सकते हैं। पहला m1 v1 इक्वल टू क्या होगा m2 v2, और एंड दूसरा n1 v1 इक्वल टू होगा n2 v2। सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए यह एक सॉल्यूशन है
जिसका मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, नंबर ऑफ मोल n1 है और नॉर्मलिटी स्मॉल n1 है। अगर इसमें हम कुछ सॉल्वेंट ऐड कर दिए तो बताइए, सॉल्वेंट हम लोगों ने ऐड किया, क्या ऐड किया है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट ऐड करेंगे किसी भी सॉल्यूशन में, अगर मान लो चीनी और पानी का शरबत है, उसमें हम पानी ऐड कर दिए तो शरबत पतला हो जाएगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन कहेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सॉल्यूशन डाइल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। डाइल्यूशन इज डन बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? तो इसका मोलरिटी जो है वो m2 हो गया, वॉल्यूम जो है v2 हो गया, नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं Vn2 और नॉर्मलिटी n2। तो एक बात का खास ख्याल रखेंगे, ड्यूरिंग डाइल्यूशन हमने चीनी नहीं डाला था उसमें, केवल और केवल पानी डाला था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n2। और हम सभी जानते हैं मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर है? तो बताइए n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका मोलरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है, और इसका देखेंगे मोलरिटी m2 है और वॉल्यूम क्या है? v2। सो इट विल बी m1 v1 इक्वल टू क्या होगा? m2 v2। तो इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं n1 v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n2 v2। अब हम लोग चले आते हैं दूसरा नंबर में, मोलरिटी ऑफ मिक्सर, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग या मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन हेडिंग देंगे हम लोग। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो एक बात याद रख लीजिएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस क्या होगा? v2। पहला फॉर्मूला यहाँ बनता है, और दूसरा होता है n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v1 प्लस क्या होगा? v2। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। इसको थोड़ा सा डिराइव करके हम लोग देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ए और बी। ये मान लेते हैं फर्स्ट है और ये तुम्हारा दूसरा है। इसका मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, नंबर ऑफ मोल n1 है और कैपिटल N1 नॉर्मलिटी है, m2 v2 n2 और n2। इन दोनों को जो है हम लोग एक बड़ा कंटेनर में डाल देते हैं और मिला देते हैं। अब ये क्या कहलाएगा? मिक्सर कहलाएगा। क्लियर है? इसका मोलरिटी हम लोग मान लेते हैं mm। क्या मानते हैं? mm। सॉरी, ये तो हमने बताया ही नहीं कि ये है क्या। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सर, ये हो गया नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सर। ओके, तो इसका नॉर्मलिटी nm है और वॉल्यूम जो है vm है, नंबर ऑफ मोल nm है। ओके, मिक्सर स्मॉल m का मतलब यहाँ पर क्या है? मिक्सर है। तो बताइए Vm इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों V1 प्लस क्या? V2, क्योंकि अगर ये 1 लीटर है और ये 2 लीटर है तो 1 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा? 3 होगा। नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं इसमें 1 मोल चीनी है और इसमें 2 मोल है, तो इसमें 3 मोल होगा, N1 प्लस N2। तो बताइए सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सर बराबर N1 प्लस N2, तो बताइए N1 की जगह पे लिखा जा सकता है M1 V1। देखिए वहाँ का फॉर्मूला M1 V1, और इसको लिख सकते हैं M2 V2। इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सर बराबर क्या लिखा जा सकता है? मोलरिटी ऑफ मिक्सर इनटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सर, या आप कह सकते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सर बराबर M1 V1 प्लस क्या होगा? M2 V2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सर, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटेन एज M2 V2 अपॉन, बताइए मोलरिटी ऑफ मिक्सर, इट इज वॉल्यूम ऑफ मिक्सर बराबर क्या हम लोगों ने लिखा? V1 प्लस V2। तो बताइए मोलरिटी ऑफ मिक्सर बराबर क्या आ गया? M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, लाइक दिस। क्लियर है? इसी तरह से हमारा नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सर भी हो जाएगा N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर मान लीजिए इन दोनों को मिलाने के बाद इसमें हम 1 लीटर पानी और ऐड कर दिए तो टोटल वॉल्यूम में 1 लीटर यहाँ ऐड कर देंगे हम लोग, क्योंकि अब टोटल मोल को हम लोग डिवाइड करेंगे दिस वॉल्यूम से, प्लस 1 लीटर, तो मोलरिटी ऑफ मिक्सर हो जाएगा।
क्लियर है। तो ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। होप यू कि आप सबों को बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ आप लोग के लिए भी छोड़ेंगे, कुछ बोर्ड पर भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाते चलिए, और फिर कोशिश करिए कि अपने अगर टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है तो उसे भी सॉल्व करिए, ठीक है। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।